हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा हमारे पास दो कंडीशंस बोली गई, डेट इज टू डायमेंशनल मोशन। इसकी टू डायमेंशन होनी चाहिए और ये किस वजह से होना चाहिए? अंडर द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमारे पास ये कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फुटबॉल को किक कर देता हूं यहां पर रखकर, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब देखिएगा आपने जब इसे किक किया तो आपने इसे इस साइड पर इनर्शिया दिया है, जिसकी वजह से ये साइड पर ट्रेवल कर रहा है। हर पॉइंट पर इस पर लगने वाली फोर्स कौन सी है? इसका वेट mg, मतलब इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर। दैट्स व्हाई ये वेट इसके इस स्ट्रेट पाथ को बेंड करके किस में कन्वर्ट कर देगा? कर्व्ड पाथ के अंदर। तो ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। ऐसे भी हो सकता था कि आप किसी एक हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें। मैंने लफ्ज बोला हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें, तो अभी भी ये कौन सा मोशन फॉलो कर रहा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा होगा। प्रोजेक्टाइल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल की हमारे पास नेक्स्ट टू काइंड्स निकलती हैं। पहले टाइप के प्रोजेक्टाइल्स को हम लीनियर प्रोजेक्टाइल्स बोलते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल ली ये लीनियर प्रोजेक्टाइल की थी। लीनियर प्रोजेक्टाइल क्या है? अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को या बॉडी को हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल होता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली यहां पर किसके बराबर आएगी? मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो दैट्स व्हाई VIX के बराबर होगी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। VIY इस पॉइंट पर जीरो होगा। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। देखिए अब हम फोर्स को अलग से डिस्कस नहीं कर सकते, हम फोर्स के कंपोनेंट्स बनाकर उसे डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो आसान करने के लिए हम F का X और X का Y कंपोनेंट, वेलोसिटी का X और Y कंपोनेंट, डिस्टेंस का X और Y कंपोनेंट की डिस्कशन करते हैं। अगर फोर्स नहीं लग रही होगी तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसका एक्सेलेरेशन जीरो नहीं हुआ, बल्कि कौन सा एक्सेलेरेशन जीरो हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? वो कांस्टेंट निकलेगा। जबकि y साइड पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? इसका वेट। इसका मतलब है Ay की वैल्यूज किसके बराबर निकलेगी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस मींस दैट इसका Vy वेरिएबल होगा। ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, इसकी y कंपोनेंट की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। देखिए इस पॉइंट पर ये इसकी वेलोसिटी है तो ऑटोमेटिकली हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये इसका y कंपोनेंट्स बनेगा, ये इसका x कंपोनेंट बना। x कंपोनेंट तो इनिशियल वैल्यू जितना ही निकलेगा, जबकि y कंपोनेंट पहले जीरो था तो अब बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर इसका y कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, जबकि x कंपोनेंट की वैल्यूज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होने वाली। तो दैट्स व्हाई y कंपोनेंट जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा बढ़ता जा रहा होगा। दिस मींस दैट ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, ये फैक्टर क्या होगा? वेरिएबल होगा। अगर ये फैक्टर वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी भी क्या निकलेगी? वो भी वेरिएबल ही निकलेगी। वेलोसिटी लेने का तरीकेकार भी यही होगा। जैसे आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हो, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट के साथ आप ये वैल्यूज लेंगे। ये कितना x डिस्टेंस कवर्ड करेगा? यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं ना, s इज VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे हमें s की जगह x लगाया, VIX इंटू टी आ गया, ये AX होगा। अभी हमने पढ़ा AX की वैल्यूज क्या होगी? जीरो, तो ये फैक्टर तो होगा जीरो, तो x की वैल्यूज क्या निकल आएगी? डेट इज द VIX t। इसका y कंपोनेंट क्या होगा जिसे हम हाइट बोल रहे हैं? ये कितना होगा जी? दोबारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s की जगह y या h लिख ले। अब हमारे पास ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि VIY का फैक्टर क्या था? जीरो था। और AY की जगह पर हमने क्या लिखा? g, तो ये हाफ g2 स्क्वायर के साथ इसका एक्सप्रेशन निकल आया। देखिएगा y किसके बराबर निकला? हाफ g2 स्क्वायर के। दिस मींस दैट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ जाएगा? ये 2y और g डिवाइड होगा और इसका अंडर रूट भी लेना होगा आपको। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया। दैट्स व्हाई आपने ये फॉर्मूला x, y और t के याद रखने। इसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने जस्ट वैल्यूज अप्लाई करके अपना आंसर्स कैलकुलेट करने होंगे। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा फीचर भी निकल रहा है। एक ही हाइट से एक बॉडी को मैं डाउनवर्ड ड्रॉप कर दूं और एक बॉडी को मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं,
तो कौन सा जमीन पर पहले पहुंचेगा? जनरली फौरी तौर पर हमारे पास आंसर ये निकलता है जिसको हमने ड्रॉप किया था, तो ऐसा नहीं है। देखें इसका टाइम किसके बराबर निकलेगा? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी यही निकलेगा 2h/g। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल रहा है? वो भी यही निकल रहा है। तो जब टाइम बराबर है तो ये एक दूसरे के इक्वल वैल्यूज में निकलेंगे, बोथ हिटिंग द अर्थ एट द सेम टाइम। हाँ, इसमें थोड़ी वेरिएशन थी। अगर ये कहा जाता कि मैं इसे इस साइड पर थ्रो कर रहा हूं और इससे भी इसी हाइट से नीचे थ्रो कर रहा हूं, तो अब ऑब्वियसली ये वाला टाइम जो है वो लार्जर निकलता और इसका टाइम क्या होता, वो कम निकलना चाहिए था। तो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है ड्रॉप और थ्रो के दरमियान। तो डेट्स व्हाई अगर मैं एक हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो उसे उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना एक पार्टिकल को इसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करने में लगा था। लेकिन अगर इस हाइट से मैं इसे थ्रो करता तो ऑब्वियसली ये जल्दी पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है जी ऑब्लीक प्रोजेक्शन का। ऑब्लीक प्रोजेक्शन क्या है? जब भी एक प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से लॉन्च करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी वेलोसिटी कोई एंगल बना रही हो थीटा, तो इस वक्त हम इसे क्या कहते हैं? ऑब्लीक प्रोजेक्शन बोलते हैं। वंस अगेन वही फिनोमिनाज हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन ले रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो हो गया जीरो, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, जबकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब फोर्स ही नहीं लग रही होगी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर निकलेगा? वो वेट के बराबर निकलेगा। दैट्स व्हाई ए वाई किसके बराबर आ जाएगा? वो -g। अब मैंने -g क्यों लगाया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमने लास्ट फिगर डिस्कस की थी जिसमें हमने एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया था, तो उसमें आपने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हर पॉइंट पर स्लोप जो था वो नेगेटिव बना था। और स्लोप किस चीज को बताता है? एक्सेलेरेशन को। तो डेट्स व्हाई यहां पर यही सेम केस फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या लिया जाएगा? -g के बराबर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज vi प्लस at। ax का फैक्टर 0 होगा तो डेट्स व्हाई यहां पर ये फैक्टर 0 हो गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर निकलेगा? अब Vfy किसके बराबर आएगा? Viy प्लस ay, और ay किसके बराबर था? -g के, तो -gt। Viy को 0 क्यों नहीं किया? जब भी ऑब्लीक प्रोजेक्शन होता है तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है इस वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अवेलेबल है। तो डेट्स व्हाई यहां पर Viy का फैक्टर जो है वो 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी कैसे ली जाएगी? तो अभी हमने डिस्कस किया। फाइनल किसी भी पॉइंट पर जब आपने वेलोसिटी ले रही है तो Vfx² प्लस Vfy² होल अंडर रूट। ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स Vfy ओवर Vfx, तो ये आपके पास इसके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। ये आपने याद रखने होंगे। कैलकुलेशंस जो हो सकती हैं वो पॉसिबल है Vfx की या Vfy की हो जाए। Vfx की कोई कैलकुलेशंस नहीं है। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। मतलब ये जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा होगा इसमें हमारे पास Vy का फैक्टर तो कम होता जाएगा जबकि x के फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अपवर्ड मोशन में मैंने कहा Vy का फैक्टर डिक्रीज हो रहा होगा। एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पर जाकर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा। यहां पर सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर निकलेगी? x के। तो हमारे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी? Vix के, या से Vfx भी कह सकते थे। ये चेंज ही नहीं हो रहा। डाउनवर्ड मोशन में y कंपोनेंट क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हर पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे यहां पर Vfy 0 था, यहां पर कोई y कंपोनेंट निकल आया, x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम y कंपोनेंट कब हो जाएगा? जब वो जमीन को हिट कर रहा होगा। तो डेट्स याद रखने वाला पॉइंट हो गया हमारे पास कि जितनी वेलोसिटी से आप उसे लॉन्च कर रहे होते हो, अगर आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दे तो उतनी ही वेलोसिटी से वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड को। दिस मींस दैट लॉन्चिंग और लैंडिंग के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ली जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है? वेलोसिटी का। अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखें, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का कंपोनेंट है। दिस डजंट मीन कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पॉइंट पर जाकर 0 हो जाएगी या इस पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। mv² का मतलब है
कि वहां पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आएगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आएगा। दैट्स व्हाई शॉर्टकट बता रहा हूं, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू sin स्क्वायर थीटा। देखिए ना, लेट्स सपोज आपसे कहा जाए एक प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। आप बता दें कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है। तो कौन सा फार्मूला लगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज k थी, cos स्क्वायर 45, cos ऑफ 45 1/2 अंडर रूट होता है, इसका स्केयर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली अपनी इनिशियल वैल्यूज का हाफ हो चुकी होगी। लेकिन ये हर कंडीशन पर ऐसे नहीं है, 45 डिग्री पर ऐसा हुआ। अगर आप एंगल चेंज कर देते तो आप cos ऑफ 60 या cos ऑफ 30 की वैल्यूज को 1/2 नहीं लेते, तो डेट्स व्हाई वहां पर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हमारे पास आनी चाहिए थी। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है, इस तरह से उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 200 जूल थी। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर गया तो आप बता दें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फौरन से पहले आंसर दिया जाता है 200 जूल। क्यों जी? हमने कहा हम जब एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे होते हैं अपवर्ड, तो हर पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो दैट्स व्हाई हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। ये फैक्टर, ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक होती अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सारी की सारी वेलोसिटी जीरो हो जाती। ऐसा तो नहीं है, तो दैट्स व्हाई ऐसी गलती नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी है। देखें, काइनेटिक एनर्जी एट पीक पॉइंट पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इनटू cos स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 200, थीटा क्या था? 60। तो cos ऑफ 60 क्या होता है? 1/2। अगर इसका स्केयर ले लें तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 200 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी मौजूद है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब किस वजह से मौजूद है? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट किसके बराबर होगी? तो अब यहां पर फॉर्मूला लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 200 sin स्क्वायर 60। साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है? 300√2 के। उसका स्क्वायर ले लें तो ये 3/4 हो जाएगा। 200 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 जूल आ जाएगा। नो डाउट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? वो कांस्टेंट ही रहेगी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर सारी की सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर एक्सेलेरेशन ले लूं तो ये ऑब्वियसली सिर्फ g के बराबर आएगा ना, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, ये g की वैल्यूज है। तो डेट्स व्हाई इसमें कितना एंगल बना वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में? 90 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। कितनी दफा परपेंडिकुलर होंगे? ओनली द वन टाइम। देखिएगा ना, यहां पर ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की वैल्यूज है, तो ये तो 90 डिग्री नहीं है। यहां पर भी देखिएगा, ये वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग लेंगे, जबकि यहां पर ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो दैट्स व्हाई इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के दरमियान एंगल 90 डिग्री से लार्जर निकलेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल 90 डिग्री होगा, और जब वो हिट कर रहा होगा जमीन को, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री निकलेगा। ये मैंने एंगल जो डिस्कस किए ना वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के साथ किए, वरना उसका जो एंगल, जो प्रोजेक्शन है वो वेलोसिटी का किसके साथ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसे एक्स एक्सिस बोला जाता है। देखिएगा, हमारे पास इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, उसकी वेरिएशंस पूछी जा सकती हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दे तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, तो उस वक्त जमीन से, ग्राउंड से जो उसकी हाइट ली जाती है वो उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बोल दें। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज द h इज इक्वल टू द vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। आपको यहां पर थीटा की वेरिएशंस का पता होना चाहिए। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो ऑब्वियसली साइन 0 0 होता है, हाइट 0 ही रहेगी। अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया जाए तो ये साइन ऑफ 91 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आएगा। तो हाइट 0 से 90 डिग्री के साइड पर आप एंगल बढ़ाते जाएं तो हाइट कंटिन्यूसली क्या कर रही होती है? बढ़ रही होती है हर अगले पॉइंट पर। थीटा अगर 45 कर दे तो साइन ऑफ 45 1/2 अंडर रूट होगा, स्केयर लेंगे तो 1/2, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली
हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज निकल आएगी। कुछ वेरिएशन और याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए वी कांस्टेंट था, दो प्रोजेक्टाइल से, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट था, तो हाइट की रेशियो क्या होगी, ये कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट, तो h1 ओवर h2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर θ2। इसी में एक वेरिएशन देख लेते हैं। आपसे कहा जाए कि अगर थीटा कांस्टेंट कर दे, दो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किए, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम था, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज में डिफरेंस है, अब बता दें अब हाइट की रेशियो क्या होगी, द हाइट अचीव्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो h1 ओवर h2 किसके बराबर आ जाएगा, vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय द v2 स्क्वायर। vi का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, और अगर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द v2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसके एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आ जाए तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हो और जहां पर वो हिट करेगा, यहां तक जितना टाइम उसे लगता है, इसे टाइम को क्या बोला जाता है, इसी टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां पर भी थीटा की वेरिएशन देखिएगा, थीटा 0 होगा तो ऑब्वियसली टाइम 0 निकलेगा। थीटा अगर 30 डिग्री है तो उस वक्त यहां पर साइन ऑफ 30 1/2 हो जाएगा ना, तो ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ निकल आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली अब आंसर क्या निकलेगा, साइन ऑफ 91, तो ये आंसर 2vig निकलेगा जो कि मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है 0 से 90 डिग्री की साइड पर आप मूव करते जाए, हर अगले एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से क्या करता जाएगा, बढ़ रहा होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहां पर नजर आ रहा है जो टाइम है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब अगर आप वेलोसिटी की वैल्यूज को बढ़ाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या करता जाएगा, बढ़ रहा होगा। थीटा की वेरिएशन अभी डिस्कस कर ली। टी और जी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब अगर जी की वैल्यूज कम हो जाए तो टाइम क्या करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस मींस अगर आप दो प्रोजेक्टाइल्स को एट द सेम टाइम अर्थ और मून से लॉन्च करें, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, तो क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, कतन नहीं। vi सेम था, थीटा सेम था, जी तो सेम नहीं होगा ना। आपको पता है मून की सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती है। तो डेट्स है जो मून की सरफेस पर आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड पर हिट करने के लिए, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट द अर्थ ज्यादा निकलेगा। इसके बाद हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ये तो टाइम था ना लॉन्चिंग से लैंडिंग तक का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये आपको नजर आ रहा है, ये जो टाइम होगा इसको हाफ कर दे तो ये 2 का फैक्टर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये vi sin थीटा ओवर g निकल आएगा। ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है ये यहां से जब लॉन्च किया गया, जब वो लैंड कर रहा होता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, दैट इज सेड टू बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है vi स्क्वायर बाय g 2 sin थीटा cos थीटा, और ये फैक्टर साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है, तो दैट्स अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin ऑफ 2 थीटा। देखिएगा अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो रेंज 0 हो जाएगी, अगर थीटा 45 डिग्री हो गया तो अब साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो होना है ना, अब 90 डिग्री निकलेगा, और साइन ऑफ 91 होता है तो डेट से ये मैक्सिमम वैल्यूज निकलेगी। अब यहां पर हाइट और टाइम से थोड़ी वेरिएशन आ गई, 0 से 45 डिग्री की साइड पर चलते जाए, हर अगले एंगल पर रेंज बढ़ रही होगी। जैसे ही 45 डिग्री से फिर आगे मूव करेंगे, अब हर अगले पॉइंट पर रेंज पहले से क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना था। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो रेंज ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट हमारे पास याद रखिएगा वही वेरिएशन जो हमने हाइट के अकॉर्डिंगली डिस्कस की थी। अगर आप vi को कांस्टेंट कर देते हैं तो अब हमारे पास दो जो प्रोजेक्टाइल्स थी उनकी रेंजेस की रेशियो क्या होगी, तो वो साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा 2 के बराबर आ जाएगी। और अगर आप थीटा को कांस्टेंट कर देते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट कर देते हैं, g कांस्टेंट होगा, तो अब आपके पास रेंजेस की रेशियो क्या हो जाएगी, v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है ताकि अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जी इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंगली, जिसके अकॉर्डिंगली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो डेट से मैंने अलहदा करके लिख दिया, उसको याद भी रखिएगा आप। देखिए हमारे पास अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं
उनके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का जो सम है वो 90 डिग्री बन जाए तो उन दोनों की रेंज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री के ऊपर लॉन्च किया, जबकि दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने 60 डिग्री पर लॉन्च किया, तो 60 प्लस 30 कितने बन रहे हैं, 90, तो दोनों की रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, आपसे कहा जाएगा कि नीचे पेयर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं, किस पेयर के ऊपर रेंज बराबर होगी, तो आप दोनों एंगल्स को ऐड कीजिएगा। अगर उसका सम जो है वो 90 के बराबर आ जाए तो वहां पर रेंज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात ऐसे भी की जा सकती है कि हमारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल से फायर्ड करते हैं सच डैट ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसको इसी एंगल थीटा के साथ वर्टिकल बना देते हैं। वो थीटा जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो इस सूरत में भी इन दोनों की रेंजेस आपस में क्या निकलेंगी, इक्वल निकलेंगी। तो बात ऐसे भी की जा सकती थी। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस लॉन्च किया गया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल विद द वाई एक्सिस लॉन्च किया गया, तो दोनों की रेंजेस क्या होनी चाहिए थी, वो इक्वल होनी चाहिए थी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमारे पास अगर आर जो है वो एन एच हो जाए, एन इज द नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर आर इज द रेंज एंड एच इज द हाइट, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/n होगी। ये n यहां पर 4 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए मैंने क्विक रिस्पॉन्ड दिया था आपको। देखिए अगर आर एच के बराबर हो जाए तो r इज इक्वल टू 1h ही लिखा जाएगा ना। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, 4/1 4, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4, जिसको आप 76 डिग्री भी बोलते हैं। ये बात आपकी बुक की इंफॉर्मेशन भी है, बुक का न्यूमेरिकल भी है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज हाइट के बराबर हो जाती है, तो वो 76 डिग्री, और मैंने इसे जनरलाइज रिलेशन में लिख दिया ताकि याद रखना आसान हो जाए। देखें इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता r जो है वो 4h के बराबर हो गया, अब n की वैल्यूज क्या है, 4 है, तो मैं अगर n की जगह 4 लगा दूं तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1, तो टेंजेंट थीटा 1 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, दैट इज द 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो जो उसकी रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ द हाइट के बराबर आती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 45 डिग्री पर, उसकी रेंज जो थी वो 100 मीटर थी। आप बता दीजिएगा अब उसकी हाइट कितनी होगी, तो कैसे लेंगे, हाइट कैसे लेंगे, आप रेंज को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो आंसर क्या निकल आएगा, 25 मीटर निकल आएगा। ये जनरलाइज रिलेशन नहीं है, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, 45 डिग्री की। एक बात और याद रखिएगा, थीटा जो है अगर वो लार्जर देन 0 और लेस देन 76 हो, मतलब आप कंटिन्यूअसली 0 से 76 की साइड पर मूव करते जाएं, तो अभी भी रेंज जो है वो लार्जर ही निकलेगी, जबकि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी, वो लेस होगी। अगर थीटा 76 डिग्री हो जाए, अभी हमने डिस्कस किया, उस वक्त रेंज और हाइट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। और अगर थीटा 76 डिग्री से लार्जर हो जाए तो अब हाइट की वैल्यू ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको याद रखिएगा। सिमिलरली जैसे हमने रेंज और हाइट का रिलेशन तय किया ना, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी रिलेशन होता है। जी टी स्क्वायर, टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू द एच। मतलब कहने का है h बाय टी स्क्वायर की जो रेशो होती है वो g बाय 8 के बराबर होगी। g की वैल्यूज 10 है, 8 एज इट इज आ गया तो ये 5/4 हो जाएगी। दिस मींस दैट h बाय टी स्क्वायर जो है वो 5/4 के बराबर निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको h या टी स्क्वायर की वैल्यूज दे दी जाए और दूसरा फैक्टर अननोन रखा जाए, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू हैव टू कैलकुलेट अनदर वैल्यूज। जैसे अगर आपसे हाइट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ये टी स्क्वायर से 5/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास यहां पर हाइट की वैल्यूज आ जाएगी। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। जी पहला एमसीक्यूज है जी हमारे पास, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन। अब हम एक बुलेट फायर कर चुके गन से, तो हमने कुछ ऑप्शंस देखनी है, इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। देखिए अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो फायर करने से पहले बुलेट और गन का मोमेंटम क्या होगा, 0, तो द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग 0 हो गया। आफ्टर द फायरिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास गन का मोमेंटम क्या होगा, लेट्स सपोज गन का मैं इसमें कैपिटल M ले लेता हूं, इसकी वेलोसिटी ये आ गई, प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या होगा,
बुलेट का मास हमने स्मॉल m ले लिया और ये उसकी वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास इसे ऐसे लिखा जा सकता है कैपिटल M इंटू कैपिटल V, दिस वन इज इक्वल टू द माइनस M इंटू V। ये कौन सा मोमेंटम था, गन का आफ्टर द फायरिंग। ये कौन सा मोमेंटम है, बुलेट का आफ्टर द फायरिंग। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। अगली पॉइंट ये में रखिएगा, हमारे पास कैपिटल V इज इक्वल टू द mv डिवाइडेड बाय m। यहां से आपको क्लियर है, देखें ये जो फैक्टर होगा ना, ये फैक्टर क्या निकलेगा, लेस देन 1। अगर ये फैक्टर लेस देन 1 निकला, इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज कैपिटल V की वैल्यूज क्या होगी, वो लेस होगी और स्मॉल v की वैल्यूज क्या होगी, लार्जर। मतलब बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द गन। ये मैं आफ्टर द फायरिंग की बात कर रहा हूं। अब जरा अपनी ऑप्शंस पर देखिएगा। पहली ऑप्शन है गन रिकॉइल, वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। रिकॉइल का मतलब पीछे हटना होता है। जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। नेगेटिव का साइन इसी चीज को बता रहा है। तो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो ये ऑप्शन तो होगी ठीक। बुलेट बीइंग स्मॉलर इन मास हैज मच ग्रेटर वेलोसिटी। बुलेट का मास कम था ना, इस वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा निकली। देखो हमने क्या बोला था कि मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। और फिजिक्स में जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आंसर कांस्टेंट लिया जाए तो मतलब है इन दोनों में कौन सा रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन आता है। तो बात ये भी जस्टिफाइड हो गई। बोथ हैव द सेम मोमेंटम, तो मोमेंटम तो दोनों का ही सेम था। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू बॉल्स कोलाइड्स इलास्टिकली such that m1 is much much larger than m2 while m2 is at rest। देखो सिंपल सा केस है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। एक हेवियर ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी मौजूद है। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या हेवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ना चाहिए आफ्टर द कोलिजन? कतन नहीं। तो ये तो सेम रहेगी। लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी हो जाएगी, प्लस का साइन बता रहा है, डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब हुआ v2 डैश इज 0 मीटर पर सेकंड, ये तो गलत ऑप्शन हो गई। v2 डैश इज इक्वल टू द 2v1, ठीक हो गया। एंड v1 डैश इज नियरली इक्वल टू v1, ये भी ठीक हो गया। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, बोथ बीटा एंड चार्ली, एंड दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। A body is dropped from the top of a tower and reaches ground in 3 seconds, then the height of tower आपने कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगा जी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू द vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। आपने क्या किया, ड्रॉप किया है हाइट ऑफ टावर से, तो ऑब्वियसली vi का फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और टाइम से मल्टीप्लाई होकर ये तो हो गया 0। दिस मीन्स डेट h किसके बराबर आ गया, हाफ gt स्क्वायर के। दैट्स व्हाई हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लगा था, 3 सेकेंड्स। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो ऑलमोस्ट आंसर कितना निकलेगा, 45 मीटर। आंसर इसके नियर अबाउट आएगा ना, क्योंकि हमने यहां पर g की वैल्यूज 10 लगाई है, जबकि एग्जैक्टली g की वैल्यूज क्या होती है, 9.8 होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, 39.2, 98, 18.6 या 44.1 मीटर। तो ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, 44.1 मीटर इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। मतलब हमें एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जैक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ढूंढना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन है ना, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताया गया। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या है, इस पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहा, देन एक्सेलेरेशन 0 हो गया, उसके बाद दोबारा इस पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए एक्सेलेरेशन क्या रहा, कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट अब A, B,
सी और डी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एग्जैक्टली इस ग्राफ से स्टडी की जा सकती है? देखिए, हमारे पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? पार्टिकल यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? कांस्टेंट हो गई होगी। फिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल दोबारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो आपको नजर आ रहा है दैट इज द बेस्ट चॉइस। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। देन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, दिस मींस दैट इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन जीरो होगा। देन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब है इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलेरेशन फिर कांस्टेंट होगा। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिली सेकेंड, देन द इंपल्स विल बी। आपके पास फोर्स भी दी गई, टाइम भी दिया गया, इंपल्स कैलकुलेट करना है। तो क्या तरीकेकार होता है जी? इंपल्स इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। कितनी फोर्स दी गई है? 400। टाइम कितना दिया गया? 10 मिली सेकेंड। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज 4000 इंटू 10 रेज की पावर -3। ये 10 रेज की पावर -3 इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या निकलेगा? 4 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स के यूनिट्स लगेंगे ना, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन को हो जाएगी 4 न्यूटन सेकेंड, एंड डेट इज द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। ये कंडीशन दे दी गई, मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड होती है ना, वो अपनी इनिशियल स्पीड का हाफ हो जाएगी। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, आपने कैलकुलेट क्या करना है? एंगल। देखिए, मैक्सिमम हाइट पर जाकर स्पीड होती किसके बराबर है? मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड जो है वो सारी की सारी उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकल आता है। तो डेट्स वाई मैक्सिमम हाइट की जो स्पीड है वो वी कॉस थीटा से लिखी जाती है। वजह क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगा दें, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड होगी, और इनिशियल स्पीड को v से रिप्रेजेंटेशन दी गई, मतलब vh की वैल्यूज मैंने लगा दी v/2, इनिशियल स्पीड v है इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप एंगल कैलकुलेट कर लेंगे जी, वेलोसिटी से कैंसिल हो गई, इसका मतलब हुआ कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया? 1/2 के। दिस मींस दैट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2 के, और कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 15 डिग्री इज आर। आपको किसी एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी गई और ये आर है। एट एन एंगल 75 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। 75 डिग्री पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी? देखिए 75 और अगर मैं 15 को ऐड करता हूं तो आंसर बनता है 90। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन जाए तो इन दोनों एंगल पर रेंजेस आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब है 15 डिग्री पर अगर रेंज आर थी तो 75 डिग्री पर भी रेंज क्या होगी? आर ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? अल्फा। नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ पास पेपर एमसीक्यूज को। इन टॉपिक्स के रिलेटेड हमारे पास यूएचएस के लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, कंडीशन दे दी गई है एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। आपने करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। पहली ऑप्शन है वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है। जब तक प्रोजेक्टाइल अपवर्ड ट्रेवल कर रहा होता है वर्टिकल स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती है, और अगर प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो फिर वर्टिकल स्पीड क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx
इसका फैक्टर जो है वो 0 के बराबर निकलता है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये 0 है। चार्ली ऑप्शन है हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन इज 0। अगर हॉरिजेंटल फोर्स ही 0 है तो ऑब्वियसली हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट क्या निकलेगा? 0। तो ये ऑप्शन इस वक्त ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है वर्टिकल एक्सेलेरेशन इज 0। क्या वर्टिकल एक्सेलेरेशन 0 होता है? तो हमने कहा था कतन नहीं, ए वाई की वैल्यूज -g के बराबर होती है। तो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? दैट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट मीन 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता था ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री। इन दो चीजों पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड कर रही होती है। बेसिक सा फॉर्मूला है ना, vi² डिवाइडेड बाय g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी आपने कांस्टेंट कर दी है। व्हेन थीटा इज लार्जर देन 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपने बताना है कौन सी चीज ठीक है। बोथ हाइट एंड रेंज, इसका मतलब है हाइट और रेंज का हम रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं। अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज मोर, बोथ हाइट एंड रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज लेस। उसने कहा जो हाइट है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो दोनों बढ़ती जाएंगी, हाइट और रेंज दोनों काम होती जाएंगी। हाइट विल बी लेस बट रेंज इज मोर एंड हाइट विल बी मोर बट रेंज इज लेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि हाइट कहां पर मैक्सिमम होती है? हाइट मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर, जबकि रेंज कहां पर मैक्सिमम होती है? 45 डिग्री पर। इसका मतलब है 45 डिग्री तक तो हाइट भी बढ़ रही होगी, रेंज भी बढ़ रही होगी। और अगर एंगल 45 डिग्री से लार्जर हो गया, अब हाइट तो फर्दर बढ़ेगी जबकि रेंज अब फर्दर नहीं बढ़ रही होगी, बल्कि पहले से क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो गई। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई? दैट इज द डेल्टा, हाइट विल बी मोर बट रेंज इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, की वर्ड है मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, देन व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ है, आपने बताना है कि टोटल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर द कोलिजन। क्या दिया गया? मैसेज भी इक्वल, स्पीड भी इक्वल, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या होगा? दैट इज mv प्लस माइनस mv टूवर्ड्स ईच अदर। लीड कर रहा है कि अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरी की -v होगी। तो आंसर किसके बराबर निकला? 0 के। और इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम के। तो डेट्स वाई फाइनल मोमेंटम भी क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। अब देखिएगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन डेल्टा 0। इसका मतलब है अब हमें एग्जैक्ट यूनिट्स भी देखने होंगे। ऑप्शन अल्फा में देखिएगा यूनिट्स लिखे गए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डेल्टा में यूनिट्स लिखे गए हैं मीटर सेकंड पर किलोग्राम। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास इस वक्त करेक्ट हुई? ऑप्शन अल्फा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी, अभी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उनके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आपके पास स्टेप की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल हैं ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।